तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश यादव है। मैं अभी इस समय एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ आई न्यूरॉन के साथ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप डॉकर को कैसे यूज़ कर सकते हैं एमएल ऑपरेशंस में। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग एमएल ऑपरेशन क्या होता है और क्यों हमें एमएल ऑपरेशन चाहिए। एमएल ऑप्स का टर्म कैसे निकला। ओके। आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि पहले हम लोग देखेंगे कि एक बेसिक एमएल ऑप्स की पाइपलाइन कैसी दिखती है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कि डॉकर को हम लोग कैसे एक कंपोनेंट की तरह हम लोग एक यूज कर सकते हैं अपनी होल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में, या फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट जैसे ले लें, चाहे जैसे आपका एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट भी हो गया या फिर आपका एनएलपी का भी प्रोजेक्ट हो गया। तो उसमें हम लोग कैसे डॉकर को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हम कैसे एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं कंटेनर को। तो फिर हम लोग ये देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ डॉकर, डॉकर के क्या फायदे होते हैं, और फिर डॉकर और डॉकर कंपोज में क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे मशीन लर्निंग में उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ जैसे कुछ बताऊंगा आपको, जैसे मशीन लर्निंग के बारे में, कि जैसे हम लोग जनरली जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी जैसे हमने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया, चाहे जैसे हमने एक सिंपल सा डेटा सेट लिया, जैसे हमने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा सेट लिया। अब वो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाले डेटा सेट में दो चीजें होंगी, एक फीचर्स होंगे और लेबल्स होंगे। और हमारा काम है कि जैसे हमारे पास ढेर सारे फीचर्स हैं। जैसे फीचर हो गया, जैसे हमारे पास प्राइस, जैसे हमारे पास कितने बीएचके का फ्लैट है, कितने रूम्स हैं, और एयरपोर्ट है कि नहीं पास में, बस सर्विस है कि नहीं पास में। अनेक, आप कह सकते हो उसमें जैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और उसी के रिस्पेक्टिव हमारे पास जैसे लेबल्स होते हैं। जैसे इस हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, जैसे इसमें हमको हाउस की प्राइस बतानी है, तो एक रिग्रेशन टास्क हो गया। तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर देखेंगे, जैसे जो फीचर्स होते हैं वो देखेंगे, और एंड में हम उसको बताएंगे कि उस घर की प्राइस कितनी है। तो हम जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि हम लोग जुपिटर नोटबुक खोली या फिर पाईचार्म खोला और उसमें हम लोग ने कोडिंग करना चालू हो गए। या फिर हमने एसक्यूएल का पैकेज ले लिया, एसक्यूएल से हमने मॉडल ले लिया, मॉडल से हमने प्रिडिक्शन ले लिया। दैट्स इट। इतना हम लोग करते हैं मैक्स टू मैक्स। तो ये हमारा जैसे क्या होता है कि ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें हम लोग को जैसे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। अभी जैसे जैसे ये जो इमेज है, तो इसमें आप देखोगे जैसे मशीन लर्निंग है पूरा, सब जगह से घिरा हुआ है। जैसे इसमें क्लासिकल लर्निंग भी हो गई, एनसेम्बल मेथड्स भी हो गए, रीइंफोर्समेंट भी आ जाती है, फिर क्लासिकल में अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, अनेक प्रकार के मॉडल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लेते हैं, डेटा को लेते हैं, डेटा के अंदर थोड़ी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, मॉडल ट्रेन करके हम लोग क्या करते हैं, उसे उससे प्रिडिक्शन ले लेते हैं। दैट्स इट, खत्म। हम लोग अगर जैसे हम लोग अपने सिस्टम में कर रहे हैं तो हम लोग इतना ही करेंगे। पर एक्चुअली जो हम लोग जब एक मशीन लर्निंग मॉडल रियल वर्ल्ड में, अगर हम जैसे इंडस्ट्री में जो यूज होता है, जैसे कोई भी जैसे आ, बड़ी इंटरप्राइज हो गई, उधर जैसे हमको कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, लेट्स से जैसे हमारे पास सिरी है, सिरी हो गई या फिर कॉर्टेना हो गए, जैसे वॉइस असिस्टेंट हो गए। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा काम केवल मॉडल ट्रेन करना तक तो है नहीं। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें अनेक चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास हो गया डेटा कलेक्शन, हो गया फीचर एक्सट्रैक्शन, हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग। जब जैसे प्रोडक्शन में हमको अपने मॉडल को डालना है, तो उसके लिए हमको इंफ्रा चाहिए। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग करनी है, तो उसके लिए हमको अलग टूल्स चाहिए होंगे, जैसे टेराफॉर्म यूज करेंगे हम लोग या फिर एनसिबल यूज करेंगे। अब मॉनिटरिंग करनी है, तो मॉनिटरिंग के लिए अलग चीजें हो गई। मॉनिटरिंग के लिए जैसे हमें अब जो हमारे रियल वर्ल्ड में हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है उसे मॉनिटर करना है, तो उसके लिए हमें मैट्रिक देखनी पड़ेगी, एक्यूरेसी कितनी है हमारी मॉडल की रियल वर्ल्ड में जब हमने प्रोडक्शन में डाल दिया। तो उसे मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जैसे उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे प्रोमीथियस हो गया, और हमारे पास जैसे इलास्टिक हो जाता है, लॉग स्टैश, किबाना। तो ये पूरा एक स्टैक हो गया। हमारे पास ढेर सारे टूल है। तो हमारा जो एमएल कोड है, जो हम लोग लोकल सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक में चलाया, चाहे हमने गूगल कोलैब नोटबुक पे बनाया मॉडल, तो हमारा वो केवल ये ऑरेंज पार्ट है जो आपको सामने दिख रहा होगा, एमएल कोड। तो ये बस इतना ही है जो हम लोग करते हैं। बाकी जो स्टेप्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, डेटा वेरिफिकेशन, मशीन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जैसे कोई कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हैवी कंप्यूटेशन को चाहिए होता है। जैसे आप
एक पूरा एक पूरा कंप्यूटर विजन का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन में जैसे आपको दे दिया गया हेल्थ केयर का डेटा सेट है, जैसे हेल्थ केयर में आपको 3D इमेजेस है, तो उसे उसको उसमें जैसे हमको अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए हमें मशीन के रिसोर्सेज भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए भी हमको एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए। अब डेटा वेरिफिकेशन, एनालिसिस, फीचर एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट टूल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सबको ही मैनेज करने के लिए हम लोग एक चीज लेके आए जो है एमएल ऑपरेशंस। अब एमएल ऑपरेशंस क्या होता है? एमएल ऑपरेशंस केवल क्या हुआ कि जो डेवऑप्स होता है, डेवऑप्स में डेवलपमेंट टीम है, वो बिल्ड करेगी, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगी, प्लान करेगी, एंड देन सम काइंड ऑफ समटाइम्स दे आल्सो डू टेस्टिंग। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो ऑपरेशन टीम है वो क्या करेगी कि वो उसके ऊपर क्या उसको डिप्लॉय करेगी, रिलीज करेगी, मॉनिटरिंग करना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब ऑपरेशन टीम का काम होता है। एंड दिस दिस इज नॉट, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है हमेशा। तो इसमें हमने क्या किया, केवल सीधे हम लोग मशीन लर्निंग को लेके आए और मशीन लर्निंग एक सेक्टर ऐड कर दिया। अब ये मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या होता है? जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है वो क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, वो डेवलपमेंट टीम को देंगे, डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, एक पूरी फुल फ्लैश एप्लीकेशन बनाएगी, पूरी प्रकार की एक पूरी एप्लीकेशन बनाएगी। जैसे अब जैसे हमको एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कोई हमको वेब एप्लीकेशन चाहिए, या फिर हमें कोई जैसे मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, तो ये डेवलपमेंट टीम करेगी। अब उसको हमको प्रोडक्शन में डालना है, अब उसके हमको रिलीज करने, डिप्लॉयमेंट करने, तो उसका काम हो गया ऑपरेशन टीम का, उसको मॉनिटर करना, उसका अप टाइम डाउन टाइम मॉनिटर करना, ऑटो स्केलिंग करना। तो ये अब ऑपरेशन टीम का काम हो गया। तो ये यही एमएल ऑप्स होता है। बस एमएल ऑप्स में क्या हुआ कि हमने एमएल मशीन लर्निंग को लेके आए, मशीन लर्निंग को डेवऑप्स और डेवऑप्स में जोड़ दिया, और ये हमारा बन गया एमएल ऑप्स। सो एमएल ऑप्स में ये पूरी एक बन जाती है एमएल ऑप्स लाइफ साइकिल। अब एमएल ऑप्स लाइफ साइकिल में भी ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी, जैसे ये एक रियल वर्ल्ड एमएल ऑप्स साइकिल है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सबसे जो आप हॉरिजॉन्टल में नीचे देख रहे होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन। तो ये हो गया कि अब जैसे हमको एक मशीन लर्निंग मॉडल को एक पूरा डिप्लॉय करना है, जैसे हमको जैसे अब डिप्लॉय करना है, कोई क्लाउड सर्विस में डिप्लॉय करना है, एडब्ल्यूएस में डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये जो बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो नीचे एक आपको नीचे लाइन दिख रही होगी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, तो इसमें हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेंगे। अब पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे हमको पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन के भी अनेक टूल होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है एयर फ्लो, आ जाता है अपाची एयर फ्लो, तो अपाची बीम आ जाता है। तो ये सारे जो पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन क्या हो गया कि जैसे हमको डेटा फीड करना है, तो हमको एक पूरा पाइपलाइन बनानी पड़ती है, जैसे जिसमें क्या हो जाए, जिसमें हमारे पास डेटा क्लीनिंग भी हो जाए, फीचर इंजीनियरिंग भी हो जाए। अब फीचर इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास फीचर सिलेक्शन भी हो जाए, और वो जाके एक फीचर स्टोर में जाके स्टोर हो जाए। तो उसके बाद फिर क्या, तो इतना ये हमारा आप देख रहे होगे, जैसे यहाँ पे डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर इंजीनियरिंग, उसके बाद आता है मॉडल ट्रेनिंग। तो अगर हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ से नीचे से, तो इसमें जैसे लिखा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपको क्या, आपको जैसे कोई टास्क दे दिया गया, जैसे आपको बोला गया कि ठीक है ये आपके पास डेटा सेट है, तो पहले आप देखोगे ठीक है ये किस फील्ड का डेटा सेट है, कौन से डोमेन का है, क्या वो एग्रीकल्चर का है, क्या वो हेल्थ केयर का है, क्या वो एविएशन का है, कौन से सेक्टर का वो डेटा है। तो हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रॉब्लम पे बेस्ड है डेटा सेट। फिर अब हमको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, अब बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्या क्या यूज केस वो सॉल्व कर रहा है। अब तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी से हमको क्या डेटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेटा हमारा कैसा दिखता है। उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन हो गया, फिर हमारे पास नल वैल्यूज हैं प्रेजेंट है, तो हम लोग को नल वैल्यूज फिक्स करनी पड़ेंगी डेटा सेट में। डेटा क्लीनिंग के बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जैसे अब एक डेटा में दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में दिया वेट दिया हुआ है, तो अब हाइट वेट का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा की स्केलिंग करेंगे, फिर फीचर इंजीनियरिंग के बाद हम लोग जो फीचर्स को हम लोग ने जैसे क्या किया, उनको एक पर्टिकुलर स्केल पे ले आए। उनको स्केलिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे एक पूरे डेटा सेट में हमारे पास अनेक फीचर्स हैं, जैसे हमारे पास 20 फीचर है, 20 फीचर्स हैं एक डेटा सेट में, और फिर हमारे पास आखिरी में एक लेबल है। तो अब वो जो 20 फीचर हैं, उसमें से कुछ ऐसे फीचर होंगे जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे होंगे लेबल पे, और कुछ ऐसे फीचर होंगे जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे लेबल पे। तो उन्हें हमको ऐसे, तो वो फीचर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग स्टेप लेते हैं फीचर इंजीनियरिंग का।
फीचर इंजीनियरिंग में आप कह सकते हो कि हम वो जो कॉलम्स, वो फीचर्स को सिलेक्ट करके एक स्टोर पे स्टोर पे हम लोग क्या करते हैं, उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। स्टोर एक टाइप का आप कह सकते हो डेटाबेस होता है। तो फीचर इंजीनियरिंग के लिए भी एक टूल बनाया गया है, वो है फीस्ट। तो फीस्ट क्या करता है, फीस्ट कि आप उधर जाके अपने फीचर को स्टोर कर सकते हो। अब हमारे पास जो सबका फेवरेट स्टेप आ गया कि मॉडल ट्रेनिंग। अब इसमें हमको मॉडल ट्रेनिंग करना है। अब मॉडल ट्रेनिंग में भी आप देखोगे कि ढेर सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, ढेर ढेर सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं मशीन लर्निंग का ही कहूँ तो आप अगर एसके लर्न में जाके देखोगे तो एसके लर्न में ही ढेर सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखोगे लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। तो अब वो मॉडल्स को हमको यूज करना है। अब हमें ये तो पता नहीं है कौन सा बेस्ट मॉडल है, कौन सा वर्स्ट मॉडल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर उस पर हम लोग एक मैट्रिक्स देखते हैं कि एक्यूरेसी कैसी आ रही है। ठीक है, अच्छी एक्यूरेसी आई तो हम लोग क्या करेंगे, उसको और डेटा पे ट्रेन करेंगे, और डेटा ट्रेन करेंगे ताकि हमारा मॉडल और अच्छा हो जाए। मैंने एक ढेर सारा डेटा ले लिया कि कल एक हफ्ते का डेटा ले लिया कि फोरकास्टिंग का, कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। तो अब वो डेटा को मैंने क्या किया कि वो डेटा मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को दे दिया। अगर हम अपने मॉडल को 2-3 हफ्ता का डेटा दें तो वो और अच्छा होगा, हमारा मॉडल उतना और एक्यूरेट होगा प्रिडिक्शन देने में। तो इसी तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपको अब ज्यादा डेटा चाहिए कि कम डेटा चाहिए। तो तभी उसके लिए स्टेप है कि मॉडल इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन। अगर आपको लगे कि इधर मेरे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, फिर से डेटा कलेक्शन वाले स्टेप पे जा सकते हो और डेटा कलेक्ट करके फिर से ट्रेन कर सकते हो मॉडल को। नाउ आप अगर देखोगे यहाँ पे, ये जो बीच का स्टेप है, यहाँ पे आ जाता है हमारा मॉडल डिप्लॉयमेंट का। मॉडल डिप्लॉयमेंट का जो स्टेप है, इसके बीच में हम लोग यूज करते हैं डॉकर। नाउ अभी आपका ये जो पूरा मशीन लर्निंग मॉडल बन गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। डॉकर फाइल या फिर डॉकर कंपोज, वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज को यूज कर रहे हो। जैसे लेट्स से मेरे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में मेरे को रेडिस डेटाबेस की भी जरूरत है। तो अब रेडिस की जरूरत है और ये और मेरे को आप कह सकते हो ये वेब एप्लीकेशन की भी जरूरत है पूरी, उसके साथ मैंने लिंक कर रखा है रेडिस डेटाबेस को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर कंपोज यूज कर सकता हूँ और मल्टीपल कंटेनर्स को लॉन्च कर सकता हूँ। तो वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे वो किया जाता है, कैसे मतलब कैसे कैसी डॉकर कंपोज दिखती है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मॉडल डिप्लॉयमेंट के बाद फिर मॉनिटरिंग का स्टेप आ जाता है। अब ये मॉनिटरिंग के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिफ्ट एनालिसिस करते हैं। ड्रिफ्ट एनालिसिस क्या होता है कि जैसे अगर आप, मैं फिर से वही हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला डेटा सेट अगर लूं, तो वो जो हाउस की प्राइसेस हैं, लेट्स से वो हाउस की प्राइसेस हैं 2018 की, और और मेरा मॉडल लेट्स से मैंने कर रखा है 2018 में मैंने अपने मॉडल को बनाया था, तब वो बढ़िया काम कर रहा था। अभी कोविड के आने के बाद क्या हुआ कि वही जो मॉडल था जो उस समय बढ़िया काम कर रहा था ना, अभी क्या वो दे रहा है कि अभी वो प्राइस तो सही दे रहा है पर वो 2018 के हिसाब से दे रहा है। अभी 2021 में क्या हो गया है कि उस हाउसेस की प्राइस बढ़ गई है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से हाउसेस की प्राइस बढ़ गई, पर हमारा मॉडल क्या कर रहा है, खराब रिजल्ट, वो सेम अपने हिसाब से वो करेक्ट रिजल्ट दे रहा है पर हमारे हिसाब से वो गलत है क्योंकि मार्केट बदल गई है, प्राइस बदल गई है। तो ये होता है ड्रिफ्ट, एक ड्रिफ्ट आ गई है वैल्यू पे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, अब फिर हम लोग सोचेंगे चलो अब नया डेटा सेट लेते हैं या फिर नया डेटा लेते हैं और उस नए डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो अगर हम लोग नहीं करेंगे मॉडल को ट्रेन, बाकी सारे अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक बार डिप्लॉय कर दिया एप्लीकेशन को, फिर हमको रिलीजेस करने पड़ते हैं जो भी हमको नया, जैसे अपने बग फिक्स करा या फिर हमने कोई नया सॉफ्ट फीचर अपडेट करा, फीचर निकाला, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीज करेंगे, बीटा रिलीज करेंगे, अल्फा रिलीज करेंगे, एंड में हम लोग एक स्टेबल रिलीज करेंगे। और ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीज कर सकते हैं जैसे फीचर अपडेट हो। पर मशीन लर्निंग मॉडल्स में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग मॉडल्स में क्या होता है कि इसमें ये डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। कभी ऐसा होगा कि मॉडल हमारा अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा होगा पर वो मार्केट के हिसाब से या फिर पीपल के हिसाब से बेकार काम कर रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग रीट्रेनिंग करते हैं, मॉडल को रिकैलिब्रेशन करते हैं, उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको आप कह सकते हैं ट्यून करेंगे हम लोग बैठ के ज्यादा डेटा देके। तो उसको जैसे मैंने 2021 के हाउस प्राइस का डेटा दिया, अब मेरा मॉडल ट्रेन होगा और फिर से क्या करेगा, वो अच्छे प्रिडिक्शन देने लग जाएगा, जो कि मार्केट के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी आप कह सकते हो जो हम जो प्रिडिक्शन देखेंगे वो भी एक सही प्राइस है।
तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं। अब इसमें मॉडल एप्लीकेशन एंड लॉगिंग, इधर हम लोग फ्लुएंट डी यूज कर सकते हैं या फिर फ्लुएंट बिट यूज कर सकते हैं मॉडल लॉग्स को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट के लिए हम लोग कोई डेटाबेस यूज कर सकते हैं। मॉडल मैनेजमेंट तो अल्टीमेट गोल है एमएल ऑप्स का कि एक्सपेरिमेंट ट्रैक कर सके हम लोग, जो जो हम लोग उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मॉडल के ऊपर। लेट्स से एक आपने एक्सपेरिमेंट करा, उसमें आपको एक्यूरेसी मिल गई 90%, अगला किया उसमें आपको मिल गई 87। अब आपने सोचा चलो थोड़ा और डेटा बढ़ा के देखते हैं, का 90% से ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाए। तो आपने क्या क्या डेटा बढ़ाया, पर वो एक्यूरेसी और गिर गई, 72 पहुंच गई। अब आपको याद नहीं है कि आपने कौन सा डेटा यूज करा था, कौन सा पैरामीटर यूज करे थे कि आपको 90% एक्यूरेसी मिल गई थी। तो अगर आपने कुछ ट्रैकिंग कर रखा होता है, जैसे गिट वर्जन होता है, गिट वर्जन कंट्रोल करता है, तो अगर आपने कोई वर्जन कंट्रोल कर रखा होता तो आपको पता रहता कि मैंने कौन सी पैरामीटर्स या फिर कौन सा डेटा यूज करा था जिससे कि मेरे को वो एक्यूरेसी अचीव हो गई थी। तो उसके लिए अनेक प्रकार के टूल बना दिए गए, जैसे आप देखोगे क्यूब फ्लो है कुबरनिटीज के ऊपर बेस्ड, एमएल फ्लो हो गया, डेटा वर्जन कंट्रोल हो गया डीवीसी। तो ये अनेक प्रकार के टूल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉकर आप कैसे, अब डॉकर इसमें एक स्मॉल सा कंपोनेंट है। इधर आप देखोगे जब हम मॉडल डिप्लॉयमेंट करते हैं तो इधर हम लोग के पास एक स्मॉल सा कंपोनेंट है, वो है डॉकर। और ये आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही होल पूरी मशीन लर्निंग की जो एप्लीकेशन है ये आपको किसी और टीम को देनी है। तो अब वो टीम के पास लेट से वो यूज कर रहे हैं पाइथन 3.8 और आपने बनाया था प्रोजेक्ट पाइथन 3.7 में। तो कुछ डिपेंडेंसी क्रैश क्रैश होने लग जाएंगे उनके पास जाते ही। अब वो लोग कहेंगे कि आपने प्रोजेक्ट में कुछ गलती करी है। हमारे प्रोजेक्ट में तो कोई गलती नहीं है, पर उनके पाइथन में गलती है, पाइथन का वर्जन उन्होंने क्या कर रखा है, अब डाउनग्रेड नहीं करा। हमारे पास 3.7 था, उनके पास 3.8 या 9 है। तो उसमें कुछ डिपेंडेंसीज एरर थ्रो करेंगी। और बहुत सारे रीजन होते हैं कि डॉकर क्यों यूज करना चाहिए हमें इधर। तो डॉकर क्या करेगा कि हम लोग एक बार अगर हमने डॉकर फाइल बनाई तो हम लोग इजीली शिप कर सकते हैं पूरे कोड को, पूरा प्रोजेक्ट को शिप कर सकते हैं एक साथ। बस डॉकर फाइल लिखो या फिर डॉकर कंपोज YAML फाइल लिखो, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग आसानी से दूसरी टीम को शिप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा पूरा मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है, ये पूरा मशीन लर्निंग का मेरा एप्लीकेशन है। उसके ऊपर मैंने डॉकर कंटेनर, मैंने क्या बनाया, डॉकर फाइल बनाई। अब जैसे इसमें मैं यूज कर रहा हूँ पाइथन 3.7 बस्टर। ये मैंने इमेज फेच करी डॉकर हब से, और इसके ऊपर मैंने बोला कि कॉपी कर दो ये ऐप ऐप वाला जो डायरेक्टरी है, ये इसके अंदर कॉपी कर दो, जो होल्ड जो मेरे पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्लैश ऐप पे कॉपी कर दो और एक्सपोज कर दो 5000 पे, और वर्किंग डायरेक्टरी ये सेट कर दो। और एट दी एंड जब ये सब हो जाए तो रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर लो और फिर मेरे एप्लीकेशन को लॉन्च कर दो स्पोर्ट पे। तो आपको ये बस ये फाइल लिखनी है, और आपका होल जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा एक आप कह सकते हो उसको आप इजीली शिप कर सकते हो दूसरी टीम के पास। तो ये जो डॉकर फाइल है, अब ये आपको खुद लिखनी पड़ेगी, हर प्रोजेक्ट में बदलती रहती है, जैसे वो डिपेंड करता है कि आप कौन आपको क्या क्या इंस्टॉल करवाना है। लेट्स से आपको ओपन सीवी इंस्टॉल कराना है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ और कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। पर जो सबसे मिनिमल डॉकर फाइल है वो ये है, जो आपके सामने है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कराओ और बस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दो। अब क्या होता है कि हमारे पास अब डॉकर कंपोज है। अब क्या होता है, जैसे हमारा जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे आप देखोगे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन है वो बहुत अच्छा है। जैसे आप नेटफ्लिक्स में जैसे कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको क्या देता है, चीजें देता है। अगली बार जब आप देखोगे तो ठीक है, आपको हॉरर पसंद है तो आपको हॉरर फिल्म्स का ज्यादा सजेशन देगा। तो अब उनके पास क्या है कि उसमें क्या है कि उसमें हम लोग कई, आप कह सकते हो डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं, कई सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो अब उन सारे सर्विसेज को, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग डॉकर फाइल लिखोगे हर चीज के लिए, हर सर्विस को लॉन्च करने के लिए अलग अलग डॉकर कंटेनर निकालोगे डॉकर फाइल बना बना के। तो आप क्या कर सकते हो कि एक डॉकर कंपोज लिखो। डॉकर कंपोज में क्या होगा कि उसके अंदर आप सारा बता दो कि मेरे को रेडिस चाहिए, मेरे को मोंगोडीबी चाहिए, मेरे को और मेरे को इलास्टिक सर्च चाहिए, मेरे को जैसे किबाना चाहिए या फिर प्रोमीथियस चाहिए। जो चाहिए उसमें आप मेंशन कर सकते हो डॉकर कंपोज YAML में, और फिर उसको यूज डॉकर कंपोज अप करके वो आपका सारा कंटेनर लॉन्च कर देगा। जो डॉकर कंपोज है वो आपको सारा कंटेनर लॉन्च कर देगा। तो इसमें जैसे ये जो आपके सामने जो है एक मिनिमल सी डॉकर कंपोज YAML फाइल है। तो ये पूरी फ्लास्क एप्लीकेशन की है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कि जैसे वेब लिखा है, बिल्ड पोर्ट्स पोर्ट ये यूज करो, और ये जो हमारी जो वेब है
तो ये वेब क्या बताएगा कि आप पहले डॉकर फाइल को कंपाइल करो, फिर रेडिस वाली इमेज को पुल करो डॉकर हब से, और रेडिस को क्या कर दो, लिंक कर दो उस डॉकर फाइल में। अब जैसे यहाँ पे आप देखो डिपेंड्स ऑन लिखा हुआ है, तो ये डिपेंड्स ऑन क्या बता रहा है कि रेडिस डेटाबेस पे डिपेंड है, हमारा जो फ्लास्क एप्लीकेशन है रेडिस के ऊपर डिपेंड है, ये एक टाइप की उसकी डिपेंडेंसी है। तो इसमें ये डॉकर कंपोज बहुत ईज कर देता है हमारे सारे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को, आप कह सकते हो, जिसमें मल्टीपल चीजें हमें लॉन्च करनी है, जिसमें हमको बहुत सारी चीजें यूज करनी है। जैसे हमको एयर फ्लो यूज करना है, हमको जैसे एक पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जैसे एयर फ्लो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो, लॉन्च कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं, वो आप उसी के साथ लॉन्च कर देगा। अब आपको जैसे कुछ ऐसी सर्विस, कुछ ऐसे आपको कंटेन इमेजेस चाहिए जिसमें क्या हो कि जो डिपेंड भी ना कर रहे हो इसके इसके ऊपर, तो वो भी आप लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे जैसे रेडिस इमेज रेडिस लिख रखा है, आप ऐसे ही दूसरे दूसरे कंटेनर्स को भी ले सकते हो, फेच कर सकते हो डॉकर हब से। तो ये एक पूरा ईज कर देता है। अल्टीमेटली हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक डॉकर फाइल बना रहे हैं और उसे हम क्या करेंगे, शिप कर सकते हैं कहीं पे भी इजीली, बहुत ईज है। ओके, सो तो ये हो गया कि डॉकर इन एमएल इन्वायरमेंट में कैसे डॉकर पूरी तरीके से काम करता है। अब आपके पास जैसे डॉकर की इमेज हो गई, डॉकर की इमेज आ गई, अब हम लोग उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जा सकते हैं कोई कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जैसे हमारे पास अनेक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हमारे पास हो गया डॉकर स्वार्म हो जाता है, और डॉकर स्वार्म पहले बहुत यूज होता था, अभी भी यूज होता है। अभी हमारे पास जैसे हो जाता है कुबरनेटीज हो गया, एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। कुबरनेटीज में आप इजीली ऑटो स्केलिंग कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुबरनेटीज में आपको क्या करना है, केवल आपको एक YAML फाइल लिखनी है, deployment.yaml service.yaml, और आप इजीली वो कंटेनर को हब से फेच कर सकते हो। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे, इसमें अगले वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो वो चीज। और इधर आप अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो है रैंचर। अब रैंचर जो है ये इन लोगों ने एक बहुत ही, आप कह सकते हो, बहुत ही मिनिमल कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन थिंग बनाई है K8 से, कुबरनेटीज से। वो है K3s। K3s एक बहुत ही लाइट वेट कह सकते हो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। सो तो ये ढेर सारे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं जो आप मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं डॉकराइजेशन के बाद। तो इसमें ओपन शिफ्ट भी आ जाता है रेड हैट की तरफ से, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो अब जैसे हमने कंटेनर बना लिया, अब कंटेनर को हम लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे AWS की तरफ से ECR है, अब ECR में हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री एक उधर हम लोग पुश कर सकते हैं अपने कंटेनर को। उसके बाद हम लोग AWS से फ्रैगेट यूज कर सकते हैं, फ्रैगेट में हम लोग अपने कंटेनर अपना जो हमारा कंटेनर है उसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं AWS फ्रैगेट में। वैसे ही GCP में हो गया, GCP की भी कंटेनर रजिस्ट्री है, उधर भी हम लोग ऐसी चीज कर सकते हैं। उनके पास भी गूगल कुबरनेटीज इंजन है, तो उधर भी हम लोग कुबरनेटीज का यूज करके हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और एट दी एंड आप कहीं मत डालो, तो सीधे डॉकर हब में पुश कर दो, डॉकर हब से आप लोग क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो अपने deployment.yaml फाइल में। तो ये था कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कैसे ML में कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे हमने डॉकर फाइल बना लिया, अब उसका हमको क्या करना है, डॉकर का फाइल बनाने के बाद ही आप उसको रन करा सकते हो, लोकल होस्ट में जा सकते हो, प्रोजेक्ट को देख सकते हो, एप्लीकेशन को, और फिर क्या कर सकते हो, उसको आप कोई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। क्योंकि जो बड़े इंटरप्राइज में जो एप्लीकेशंस होती हैं, बड़े इंटरप्राइज में अगर आप देखोगे जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लें, तो उधर अब हमारे पास एक चीज तो होती नहीं है। अब जैसे हमने रिकमेंडेशन इंजन बना दिया, तो रिकमेंडेशन इंजन बना दिया तो उसमें हमको अब ये भी देखना है, लोड बैलेंसर्स भी लगाने, स्केलिंग भी करनी है, ऑटो स्केलिंग फीचर भी लगाना है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम लोग क्लाउड का ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे AWS हो गया, GCP हो गया। क्योंकि जो हम लोग मिनी क्यूब से करते हैं लोकल सिस्टम पे जो सेटअप करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन का, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, उसमें हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशन का डिप्लॉय नहीं कर सकते, मिनी क्यूब पे चला नहीं सकते। तभी हम लोग क्या करते हैं, कोई क्लाउड पे लेते हैं, तो क्लाउड में AWS फ्रैगेट एक बहुत बढ़िया सर्विस है, उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर एज्योर कुबरनेटिस सर्विस हो गया, इन सब का यूज कर सकते हैं। सो डॉकर बहुत रितेश सारी पॉसिबिलिटीज को खोल देता है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में। रितेश, आप एक डॉकर सवाल से, है इसके अराउंड यस ये। यस यस आ, यस यस, परम पूछ रहे हैं कि क्या भिन्न भिन्न प्रकार के यस यस, श्योर। मॉडल्स पर हमें पाइपलाइन में क्लाउड प्लेटफॉर्म अथवा डॉकर व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत होती है?
अगर होती है तो बदलाव क्यों होता अच्छा, है? अच्छा। हम्म। तो क्या कर सकते हो परम तुम कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक डॉकर फाइल, अब जैसे जो प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मॉडल के वाइज डॉकर फाइल चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, लाइक जैसे एसवीएम हो गया, केएनएन हो गया, या फिर कोई अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए भी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल डॉकर फाइल बनाएंगे और डॉकर फाइल से उससे हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। मॉडल वाइज डिपेंड नहीं करता वो हमको, अल्टीमेटली हमको डॉकर हेल्प करता है पैकेज करने में, पैकेजिंग करनी है और उसको हम शिप कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास जैसे डीप लर्निंग प्रोजेक्ट भी है या फिर एनएलपी का भी प्रोजेक्ट है, एनएलपी में भी जैसे जो हैवी मॉडल्स हो गए, जैसे हैवी मॉडल्स में अगर हम लोग चले जाएं, जैसे बर्ट मॉडल हो गया, गूगल की तरफ से बर्ट आता है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हो गए, तो उन वो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो। आपको केवल डॉकर फाइल एक लिखनी है, उसे आप फिर कहीं पे भी उसको बिल्ड कर सकते हो और उसे पुश कर सकते हो। मेरे को लगता है क्लियर होगा ये क्वेश्चन। एक और सवाल है परम से, ओके, ओके। क्या कैनरी यस, डिप्लॉयमेंट यस। एमएल यस, ऑप्स यस। में भी संभव है? हाँ, हाँ, हाँ। एमएलऑप्स कह सकते हो कि जितने टाइप जो भी आपके डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, चाहे कैनरी हो गया, चाहे आपका जो बेसिक डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, वो सब आप कर सकते हो। एंड में जब आपके पास, जब आपने जैसे डिप्लॉय, जब आपको प्रोडक्शन ग्रेड में अपनी एप्लीकेशन को डालना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हो एंड में। वेदर इट इज इट डोंट डिपेंड वेदर इट इज कैनरी डिप्लॉयमेंट या फिर कोई सा भी कौन सा डिप्लॉयमेंट है, वो डिपेंड नहीं करता, पर ये है कि एट द एंड तुम लोग कैनरी कैनरी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो तुम। ओके। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है कि कैसे हम लोग एमएलऑप्स एडब्ल्यूएस में डाल सकते हैं, कि जैसे हमारे पास एडब्ल्यू अमेजॉन रिकॉग्निशन हो गया, फिर हमारे पास सेज मेकर आ जाता है, फिर डेटा इंजेक्शन के लिए हमारे पास सेज मेकर आप यूज कर सकते हो, सेज मेकर यूज कर सकते हो, या फिर ग्लू यूज कर सकते हो। ऐसे अनेक सर्विसेज हैं यहाँ पे, एंड टू एंड स्ट्रीम, सिक्योरिटी, पाइपलाइन, डिप्लॉय, ढेर सारी। तो यही था मेरा टॉक। और मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है बैंक नोट ऑथेंटिकेशन का। तो इसको आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे बेसिक दी हुई है, पाइथन 3 कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो, और ये डॉकर आपको बस रन पॉइंट स्टेप का डॉकर डॉकर रन, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप दो तीन कमांड के हेरों पे डिप्लॉय गाइड कर रहे हैं, इसको आप लोग डॉकर, क्योंकि ये एप्लीकेशन कंटेनर तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा। दूसरा कि ये एक सीएनसीएफ का पूरा लैंडस्केप है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का, तो आप इसको भी रिफर कर सकते हो यहाँ से। ये क्लाउड नेटिव अपना टूल है, ये यूज किया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हो। तो यही था मेरा टॉक। आप धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। तो यस। धन्यवाद, धन्यवाद श्रुतेश। एमएल ऑप्स मेरे लिए नया था, तो मैंने कुछ नया सीखा इसमें। देखते हैं कुछ और सवाल है कि नहीं। यस फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं आपके टॉक से रिलेटेड। जी। और कोई सवाल हो रितेश के लिए या मेरे लिए, आप मुझे पूछ सकते हो चैट पे। तो रितेश, एक डाउट मुझे था, आप जब ये मॉडल लोकली डेवलप करते हो, तो अगर आपको शेयर करना है लेट्स से परम या मेरे साथ, तो आप इसे डॉकर इमेज के रूप में शेयर करते हो या कैसे मॉडल शेयर किया जाता है? हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे डॉकर सबसे बढ़िया तरीका है शेयर करने का। हमने अपने डॉकर इमेज बनाया और डॉकर हब पे पुश करता है। अब जैसे आप हो गए या फिर परम हो गया, कोई हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे डॉकर हब से आसानी से तो कोई भी कर सकता है। तो वो ज्यादा आप कह सकते हो एक एफिशिएंट वे है करने का, बजाय गिटहब में जाके रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करके और फिर से पूरा मॉडल को बिल्ड करना। तो वो थोड़ा क्लैशेस क्रिएट कर देता है, जैसे आपके पास पाइथन वर्जन डिपेंडेंसीज का क्लैश हो जाता है बहुत।
अच्छा, हम्म, ये बढ़िया है। और ठीक है, तो कोई सवाल और तो नहीं दिख रहे मुझे। थैंक्स, धन्यवाद सभी लोगों को जिन्होंने ये चैनल ज्वाइन किया था। मैंने देखा कि 40 के ऊपर हम पहुंचे थे एक दौरान। बहुत ही ज़्यादा ही नंबर था एक्सपेक्टेड ये हमारे लिए, एटलीस्ट पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम हिंदी में। और मैं चाहूँगा कि दूसरे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं अपने अपने स्टेट में या अपने चैप्टर्स जो हैं, मे बी एनकरेज करें लोगों को ज़्यादा हिंदी सेशंस में, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उन वो ऑडियंस के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा सीखने के लिए यस। किकस्टार्टर। मोनिका, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, पर आपको अगर दोबारा देखना है तो यही प्लेटफॉर्म में वापस लॉगिन करना पड़ेगा और सेम अकाउंट यूज कीजिए जो आप रजिस्टर अभी जिससे लॉगिन हो वही अकाउंट से लॉगिन कीजिए, और आपको मोस्ट प्रॉपर्ली यही चैनल के अंदर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा दोबारा देखने के लिए। रोहन, आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स बिफोर वी लीव? तो मेरे लिए भी एक नया टॉक था, मैंने भी कभी हिंदी में किया नहीं था, तो मुझे भी मज़ा आया। और मैं भी चाहूँगा कि आगे हम ऐसे और टॉक्स रख पाएँ और नए स्पीकर्स को इनवाइट करें और जो हम हिंदी में दे पाएँ। रितेश, आपके लिए कैसा था एक्सपीरियंस हिंदी में? आपने इससे पहले टॉक दिया हुआ है हिंदी में या पहला था? नहीं 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 नहीं, हिंदी में टॉक तो पहले ही नहीं दिया है, सारा यानी अंग्रेजी में हुआ है। यानी सिर्फ हमारे साथ अधोक्षज थे जो पहले हिंदी में दे चुके हैं, उनके अलावा चारों जो स्पीकर्स थे पहली बार दे रहे हैं। तो दूसरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी जुड़िए। जो पहला डर है वो सभी को रहता है, जैसे आज मैं पहली बार दे रहा था, मेरे मन में भी डर था कि हो पाएगा कि नहीं। हो गया। आ, पूरी तरह हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, चल जाता है। पर एक मेरे काइंड साथ ऑफ तो बहुत हुआ है, मेरे साथ तो टॉक पे बहुत हुआ है आज। ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ। विलियम विलियम दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप रीच आउट कर सकते हो, कोई भी जो मेंबर्स थे आज जिन्होंने भी टॉक दिया, आपको कुछ डाउट हो फर्दर, हमने आपको चैट में लिंक्डइन और ट्विटर हैंडल शेयर किए हैं। रितेश, आप अपना ट्विटर और लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर जी करो तो अच्छा रहेगा। जी जी जी। रोहन, आपके साइड में आपको कुछ दिख रहा है स्ट्रीम ऑफ करने का ऑप्शन? क्योंकि मेरे साइड में तो नहीं है। हाँ, मुझे मिल रहा है, मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, और मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट कम्युनिटी इवेंट या अपने डॉकर चैप्टर्स जो होते हैं कम्युनिटी इवेंट्स पर स्टेट, जरूर मिलेंगे दोबारा। अलविदा, तब तक के लिए बाय। बाय बाय।